सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में, जहां हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ पीएससी व व्यापम के अधिकारी बनने के लिए साथ में मिलकर प्रयासरत हैं। जिस कड़ी में हमने छत्तीसगढ़ के विषय के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के इतिहास की विस्तृत चर्चा अभी तक की थी, जिसके अंतर्गत हमने मध्यकाल तक पूर्ण विस्तृत चर्चा कर चुके थे, परंतु विशेष कारणों से वह क्लास कुछ दिन के लिए स्थगित की जाती है। उसके स्थान पर भारतीय इतिहास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय भारतीय संविधान की आज से हम चर्चा शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रयास करेंगे कि उसकी बुनियादी समझ विकसित करते हुए एक गहन स्तर पर जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हाल ही के वर्षों में इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों की कठिनाई का स्तर काफी ऊंचा जा चुका है, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण बिंदु पर इन्हें समझना आवश्यक है। पहला है फैक्ट्स, जो आपसे सीधे डाटा पूछता है कि किस अनुच्छेद में किस बातों का वर्णन है या किसने क्या कहा, किसने क्या किया। दूसरा है आपका कॉन्सेप्ट, अवधारणा, कि आप किस अनुच्छेद को किस संदर्भ में कैसा समझते हैं, किस शब्द की परिभाषा को आप कैसे समझ के अपना क्वेश्चन बनाते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो है भाषा। संविधान की भाषा सीधी ना होकर के थोड़ी सी घुमावदार होती है, जो कि हमें क्वेश्चन को समझने में कठिनाई पैदा करती है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि एक बुनियादी समझ के साथ साथ हम ये भी प्रयास करें कि एक अच्छी रेफरेंस बुक की मदद लेकर के उसकी भाषा को भी साथ साथ समझते जाएं। तो मैं आपको यह सजेशन दूंगा कि एम लक्ष्मीकांत, जो कि हमारी रेफरेंस बुक है संविधान की, आप उसका अध्ययन साथ ही साथ करते चलें, ताकि भाषा, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट का एक अच्छा समागम आपके मस्तिष्क में होता चला जाए। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा संविधान क्या है, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसकी प्रक्रिया, यह सब हम आज की क्लास में देखने जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान क्या होता है, क्यों लाया गया, इसकी एक छोटी सी बात की जाए। तो संविधान क्या होता है उसके लिए अगर आप देखेंगे तो बेसिक रूप से 2 शब्द यूज होते हैं, आधारभूत विधि या बुनियादी कानून। सरल शब्दों में कहा जाए तो कुछ ऐसे नियम होते हैं, कानून होते हैं, जिनकी वजह से आपका देश चलता है। उन्हीं नियमों कानूनों को हम संविधान कहते हैं। यह बड़ा आवश्यक है, क्योंकि कहीं की भी व्यवस्था को बनाने के लिए नियमों एवं कानूनों की आवश्यकता तो पड़ती ही है, और जहां इतने बड़े विशाल देश की बात हो तो यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो आधारभूत विधि या बुनियादी कानून वही होते हैं। संविधान हमें यह बताता है कि किस व्यक्ति के क्या दायित्व हैं, उसके क्या अधिकार हैं, उसकी क्या शक्तियां हैं, उसकी क्या सीमाएं, इन सभी बातों का वर्णन संविधान आपसे करता है। साथ ही साथ यह जनता व सरकार के बीच संबंधों को भी स्थापित करता है, क्योंकि हम संविधान के ही द्वारा शक्ति प्राप्त करके अपनी सरकार चुनते हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे हित के लिए कार्य करती है। अगर बेसिक रूप से देखा जाए कि संविधान की परिभाषा क्या होगी, तो वह यह है कि संविधान, ध्यान से सुनिएगा, संविधान एक आवश्यक तत्व है जो कि लिखित व अलिखित कानूनों एवं नियमों का संग्रह होता है एक दस्तावेज के रूप में। संविधान, भारतीय संविधान की हम बात कर रहे हैं, जिसके बनाने की प्रक्रिया हम देखेंगे, जो कि संविधान सभा के माध्यम से हुई थी। संविधान के द्वारा ही आपके 3 अंग की स्थापना होती है, 3 मूलभूत अंगों की स्थापना होती है, जो कि है कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका। यह शासन के प्रमुख अंग है। यहाँ पे एक वर्ड आप सुन रहे हैं, शासन। उसका मतलब होता है आज्ञा देना, ऑर्डर देना या किसी पर नियंत्रण स्थापित करना। इस प्रकार हम लोकतंत्र में, जहां शक्ति जनता में ही निहित होती, अपनी ही शक्ति का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उन्हें यह अधिकार देते हैं कि वह हमारे ऊपर शासन करें। एक विचारक हुए हैं के.एम. मुंशी, जिन्होंने संविधान को देश की आत्मा की संज्ञा दी है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि संविधान कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं, राजा महाराजा के काल में चले राजतंत्र की बात करें, तो उस समय अगर यदि आपका शासक अच्छा है, आपके लिए हितकारी कार्य करता है तो ठीक है, परंतु यदि आपका शासक आपके लिए हितकारी ना होकर के निरंकुश है, तो वह प्रजा के लिए काफी दुखदायी होता है। साथ ही साथ हमने अंग्रेजों का भी शासन अपने ऊपर झेला था 200 वर्षों तक। तब हमें यह समझ में आया कि सबसे उचित विधि यही है कि जनता स्वयं ही अपने मालिक बने, अपना ही काम स्वयं करे।
जिसकी झलक आपको इतिहास में जब आप मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तो कई गांव ऐसे थे जहां के लोग आपस में ही मिलकर उसके सारे निर्णय लिया करते थे। परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, आज के डेट में अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा शासन करना संभव नहीं है। इसीलिए हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलाते हैं। यह थी आपकी संविधान की बेसिक जानकारी। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान बना कैसे और कैसे हमारे यहाँ का संविधान बना, या विश्व के जो अनेक संविधान है उनका निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले औपचारिक रूप से अगर किसी देश का संविधान बनाया गया तो वो होता है ब्रिटेन का, परंतु वह लिखित नहीं है, वह एक कॉन्सेप्चुअल है कि पीढ़ियों से चला आ रहा है, वैसा संविधान वहां का है। परंतु अमेरिका जैसे देश ने सर्वप्रथम लिखित रूप से एक दस्तावेज के रूप से संविधान को प्रस्तुत किया। उसका निर्माण उसने 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया था। यह संविधान काफी छोटा था, 4 महीने में बनकर तैयार हो गया। जबकि अगर उसकी तुलना भारत के संविधान से की जाए तो भारत का संविधान काफी विशाल है, जिसकी तुलना हम आगे के क्लासेस में करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज अनेक देशों के संविधान से ग्रहण की है। अब हम प्रयास करेंगे यह जानने का कि भारत में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कैसे हुई, उसका पुनर्भव कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी प्रथम मांग जो थी वह 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वराज विधेयक लाया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि भारतीयों का अपना स्वयं का एक संविधान होना चाहिए जिससे उनका देश कार्य करेगा। तो यह कहा जाता है कि संविधान की मांग का प्रथम दर्शन स्वराज विधेयक में देखा गया। आप यहाँ पे एक एक पॉइंट को मेमोराइज करते जाइए कि हर एक पॉइंट यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है। सीधे सीधे आपसे पूछता है ऑप्शन दे करके कि प्रथम मांग किसने की, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अंबेडकर, के.एम. मुंशी। आपको वह क्वेश्चन टिक करना पड़ेगा। साथ में यह भी आप याद रखना है किस विधेयक के माध्यम से की या क्या प्रथम दर्शन था, तो आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे याद होना चाहिए। उसके बाद की कहानी पता चलती है 1922 में महात्मा गांधी एक सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा ही निर्मित होगा, भारतीय किसी विदेशी संविधान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यह एक पहली बार राष्ट्रीय स्तर पे बात हुई थी महात्मा गांधी के द्वारा। इसी कड़ी में आगे हम चलें तो प्रथम प्रयास कानून बनाने का, संविधान बनाने का अगर हमारे द्वारा किया गया तो वह थी 1928 की नेहरू रिपोर्ट। कहानी कुछ ऐसी थी कि उस समय के वायसराय ने चुनौती दी हमारे भारतीयों को कि आप अपना संविधान या बना करके दिखाइए, उसका प्रोफार्मा पेश कीजिए, जिसे एक्सेप्ट किया था मोतीलाल नेहरू जी ने, और यह नेहरू रिपोर्ट बना करके प्रस्तुत की। परंतु मुस्लिम लीग के विरोध के कारण यह रिपोर्ट बाद में समाप्त हो गई। यहाँ ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, जिसकी बनाने वाली समिति के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इस समिति में जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे और कई अन्य नेता भी थे। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि इस समिति या रिपोर्ट को बनाने के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ये याद रखना कि मोतीलाल नेहरू, न कि जवाहरलाल नेहरू। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर संविधान सभा की बात की जाए कि उसकी बात सबसे पहले चालू किसने की, तो भारत में संविधान सभा के गठन का औपचारिक रूप से विचार दिया था स्वराज पार्टी के नेता M.N. रॉय। 1934 में उन्होंने ये बात रखी कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए जिसके माध्यम से हम अपने संविधान को बनाएंगे। इसी कड़ी में आगे चल करके इस संविधान सभा के सदस्यों की एज क्या होगी या किस क्राइटेरिया पे उनका हम सिलेक्शन करेंगे, उसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कहा कि इसका आधार हम वयस्क मताधिकार को रखते हैं। अर्थात जो व्यक्ति वयस्क हो चुका है वह अपने प्रतिनिधियों को चुनेगा और उनके प्रतिनिधि आकर के संविधान सभा में उसका निर्माण करेंगे। ये थी आपकी भारतीयों की बात। परंतु उस समय हम अंग्रेजी शासन के अधीन थे, तो यह भी जानना आवश्यक है कि अंग्रेजी शासन ने कब पहली बार हमारे संविधान बनाने की मांग को स्वीकृति प्रदान की। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, जिसे आपको याद रखना है कि आधिकारिक रूप से या सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा के द्वारा यह संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है उसको पुष्टि दी गई अगस्त प्रस्ताव में 1940 में। स्थिति कुछ ऐसी थी कि देश में तनाव का वातावरण था, मुस्लिम लीग अलग द्विराष्ट्र की मांग कर रही थी, कांग्रेस स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। तो इसी बीच
पीट का रास्ता निकालने के लिए उस समय के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव रखा, जिसमें संविधान को बनाने की मांग से लेकर के कई सारी ऐसी चीजें थी जो कि एक राष्ट्र को चलाने के लिए बड़ी आवश्यक थी, परंतु मुस्लिम लीग के विरोध के कारण ये लागू नहीं हो सका। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। इसका भी उद्देश्य भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था, जिसके लिए उन्होंने भारतीयों के समक्ष नरमी अपनाते हुए कुछ प्रस्ताव रखे, जिसमें उन्होंने उत्तरदायी शासन देने की बात की, संविधान सभा के निर्माण की बात पहली बार यहाँ पुष्टि प्रदान की गई, परंतु वही बात मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्र नीति के कारण इसे ठंडे बस्ते में जाना पड़ गया। साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन को मानने से इनकार कर दिया। यह थी बात आपके क्रिप्स मिशन की। अब आते हैं संविधान सभा के निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। इसका गठन 1946 में किया गया था। इसका एकमात्र उद्देश्य भारत आकर के संविधान सभा के गठन की सिफारिश करना था और संविधान सभा का गठन करना था। इसने मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्र नीति की दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, साथ ही एक संविधान सभा के निर्माण को मंजूरी दी। साथ ही साथ इनने विभिन्न प्रकार की अपनी सिफारिशें की, जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे। इसके पहले सदस्य थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जो कि अध्यक्ष थे। दूसरे हैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तीसरे हैं एविन अलेक्जेंडर। ये तीनों के नाम आपको रटे होने चाहिए। इनके अध्यक्ष कौन है आपको रटा होना चाहिए। सन 1946 आपको रटा होना चाहिए। यहाँ पर आप ये विशेष ध्यान दें कि अगर आपसे पूछता है कि अंग्रेजी शासन में सबसे पहले संविधान के निर्माण की सैद्धांतिक पुष्टि किसने की, तो वो था आपका अगस्त प्रस्ताव। साथ ही साथ संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो वो है आपका कैबिनेट मिशन। यहाँ पर ऑप्शन में आपको क्रिप्स मिशन भी मिलेगा, साथ में आपको अगस्त प्रस्ताव भी मिलेगा, और भी चीजें मिलेंगी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी स्ट्रेट रहना है कि संविधान सभा का निर्माण केवल और केवल कैबिनेट मिशन के द्वारा ही किया गया था। यहाँ तक बात हुई हमने कि किस प्रक्रिया को अपनाते हुए हमने संविधान सभा का निर्माण किया। अब ये देखते हैं कि उसका सिलेक्शन कैसे हुआ, सदस्य कितने थे, कैसे उनका चुनाव किया गया, और अदर बातें कि कितनी सीटें थी, उनका चुनाव कैसे हुआ। सभा के गठन के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव को चुना गया। मतलब कहने का यह है कि आप अपने प्रतिनिधि को स्वयं न चुनकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनेंगे। उस समय भारत 11 ब्रिटिश प्रांतों में बटा हुआ था, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, साथ ही लगभग 500 के आसपास रियासतें थी। तो इनका सिलेक्शन करने के लिए यह बोला गया कि हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुनेंगे, जैसा कि आज हम अपने राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो उस समय कुल 389 सीटें निर्धारित की गई, जिसमें 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से थी, जो कि आज के राज्य के समतुल्य होता है, 93 देशी रियासतों से थी और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थी। इन सीटों में चुनाव केवल 296 सीटों के लिए हुआ था, 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। 93 देशी रियासतों के सदस्यों को सीधे तौर पर वहां के राजा या वहां के शासक मनोनीत करेंगे, यह निर्धारित किया गया था। अब जनसंख्या के आधार पर वह कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, इसके लिए एक मोटा हिसाब रखा गया था कि 10 लाख की जनसंख्या में एक सदस्य होगा। साथ ही साथ पूरे देश में मुस्लिम, सिख व सामान्य लोगों को पृथक पृथक रूप से आरक्षण प्राप्त था, अर्थात प्रांतीय सभाओं में जो सदस्य जिस समुदाय से आता है वह उसी समुदाय के सदस्यों को चुनकर संविधान सभा में भेजेगा। यह आरक्षण आप 1909 के पार्लियामेंट सुधार से देखेंगे कि शुरुआत होगी, जो कि बाद में आगे के चार्टर एक्टों में, आगे के एक्ट्स में बढ़ते जाएगा, जिसकी चर्चा हम कुछ दिन में करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया क्या अपनाई गई थी। तो चुनाव की प्रक्रिया थी एकल, संक्रमणी मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसके कहने का मतलब यह है कि जैसे आज हम आम चुनावों में अपना एक वोट देते हैं, चाहे उम्मीदवार कितने भी हों, हम केवल एक ही को चुन सकते हैं। यह प्रणाली थोड़ी सी अलग होती है।
जितने भी सदस्य होते हैं हम रैंकिंग के आधार पे उतने वोट डालते हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं एक सदस्य से दूसरे सदस्य के बीच में। अभी आप केवल इतना समझिए, जब राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तब आपको उदाहरण के माध्यम से इसको डिटेल में समझाएंगे। अभी आप केवल इतना याद रखिए कि चुनाव की प्रक्रिया क्या थी, तो एकल संक्रमणी मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब तो ये हुई कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी। उसके पश्चात चुनाव का रिजल्ट आया। चुनाव वर्ष हुआ था जुलाई अगस्त में 1946, 296 सीटों में। जब इसका रिजल्ट आया तो 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, 15 सीटें अन्य निर्दलीय सदस्यों ने जीती, जबकि 93 सीटें जो कि रियासतों को दी गई थी मनोनीत करने के लिए, उन्होंने इस संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, एक भी सदस्य नहीं भेजे। जिसका कारण ये था कि उनकी उनकी जो सत्ता थी, उनका जो सर्वोपरि अधिकार था, वह यहाँ से समाप्त हो जाता, क्योंकि संविधान बनने के बाद देश का प्रत्येक नागरिक एक बराबर हो जाता, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं रह जाता। अतः उन्होंने अपना विरोध जताने के लिए इस संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है संविधान के विषय में, वो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माण में बड़े ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो हम संविधान पढ़ते हैं उसको प्रारूप को बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही थी। उन्हें संविधान का लेखक, मनु, क्लिंटन आदि कई विशेष नामों से पुकारा जाता है। इनका चुनाव सबसे पहले पूर्वी बंगाल से हुआ था, परंतु 1947 में पाकिस्तान के निर्माण के बाद पूर्वी बंगाल का पूरा क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। अतः उनके लिए पूना से M.R. जयकर की सीट खाली करा करके उन्हें पुनः निर्वाचित करके संविधान सभा में भेजा गया, क्योंकि उनको एक विशेष दायित्व को पूर्ति करनी थी संविधान के निर्माण में। आगे जब हम पढ़ेंगे तब ये पता चलेगा कि इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। यह हुई बात आपके संविधान की क्या है, उसके निर्माण की क्या प्रक्रिया है, यह हमने देखी। इसके बाद हम बात करेंगे कि उसकी कार्यविधि क्या थी, बैठक कब कब हुई, उन बैठकों में क्या बातें हुई। उसके बाद हम देखेंगे कि किन समितियों के माध्यम से यह काम किया गया, और साथ ही कुछ विशेष फैक्ट्स देखेंगे संविधान से जुड़े हुए, जो सीधे सीधे आपसे पूछता है कि संविधान का निर्माण कितने दिन में बनकर बना तैयार हुआ, कितनी बैठकें हुई, कितने पैसे खर्च हुए। यहाँ एक विशेष बात आपको याद रखना है कि इन सदस्यों के साथ कुछ ऐसे सदस्य भी थे जिनको आरक्षण नहीं था, फिर भी वे संविधान सभा में पहुंचे, जैसे आंग्ल भारतीय समुदाय, ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि वर्ग के भी लोगों का पर्याप्त रूप से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व था। इसके साथ ही 15 महिला सदस्य भी संविधान सभा में शामिल थीं, जो कि अभी 78 के आसपास आपके संसद में है। दो विशेष बड़ी हस्तियां आपके देश के महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना इस संविधान सभा में शामिल नहीं थे। उनके अतिरिक्त देश की सारी बड़ी विभूतियां इस संविधान सभा की सदस्य थीं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप अपने डाउट, फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में या हमारे ग्रुप के माध्यम से अवश्य दीजिए, ताकि हम अपनी क्लास को रेगुलरली अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करें। आगे की क्लास में हम देखेंगे इस संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बाद समितियां व उसके विभिन्न फैक्ट्स। धन्यवाद।